नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस एनालिसिस के सेशन में, संपादकीय के सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम आपको वोकैब भी बताते हैं जिससे आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होती है। साथ ही जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ जिससे आप उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाती है और कई सारी परीक्षाओं के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, रिलेटेड है बट एसेंशियल, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है द अनचैलेंज रन ऑफ मेजोरिटेरियन एनक्रोचमेंट्स, इसे पढ़ेंगे। दो टॉपिक हो गए। तीसरा है वाइडनिंग रिफ्ट, आज हमारा तीसरा टॉपिक ये है। वाइडनिंग रिफ्ट क्या है? दो देशों के बीच जो उभरते दरार हैं, चौड़े होते दरार हैं, उसको लेकर चर्चा है। चौथा है अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑकस जो है दोनों के बीच की स्थिति क्या है ये समझौता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, यूएस शामिल है। तो ये टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान को लेकर है, हम इसे भी देखेंगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम वाइडनिंग रिफ्ट के साथ अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड्स जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं ताकि ये वोकैब जो है आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लें, इसको मजबूत कर लें, इसे समझ जाएं। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप इसका रिवाइज करते रहें। तो देखिए हमारे पास वोकैब में क्या क्या है। पहला है वाइडनिंग रिफ्ट। वाइडनिंग रिफ्ट क्या होता है कि मतलब वाइडन का होता है चौड़ा होना, है ना, बढ़ना। तो वाइडन मतलब बढ़ना, तो बढ़ना मतभेद का बढ़ना। ठीक है, रिफ्ट का होता है मतभेद या दरार, है ना। डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर जो मूवमेंट होता है, कोई मान लो नीचे की ओर खिसक रहा है, डाउनवर्ड। स्लाइड का होता है खिसकना। ठीक है, खिसकना स्लाइड होगा। रिलेशन होता है संबंध। ठीक है, रिलेशन मतलब संबंध, आपसी संबंध, एक दूसरे के बीच का संबंध, किसी का कनेक्शन, ऐसा। पावर्स होता है शक्तियां। शक्तियां से मतलब जैसे कि मान लो अमेरिका है, चीन है, भारत है, ये सब क्या है? वैश्विक शक्तियां हैं, ग्लोबल पावर्स हैं। तो पावर्स मतलब शक्तियां। एनुअल, एनुअल होता है वार्षिक। वार्षिक मतलब सालाना, जो 12 महीने पे होता है। मान लो मैं कहूँ एनुअल मीटिंग मतलब वार्षिक बैठक। चौथा है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग होता है जारी, अर्थात ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, जारी संघर्ष, जारी टकराव। ऑन गोइंग मैच मतलब जारी मैच। अप्रोच होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब आपका नजरिया। ठीक है, रीअपॉइंटेड पुनर्नियुक्त। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त और रीअपॉइंटेड हो गया फिर से नियुक्त मतलब पुनर्नियुक्त। चौथा है पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय। ठीक है, आशा है आप इसे समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सेशन को रोक करके पॉज करके आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की हम बढ़ते हैं। देखो एक पहला है वेस्टर्न। वेस्टर्न का होता है पश्चिमी। ठीक है, अंडरलाइन का होता है रेखांकित। कन्फ्रंटेशन का होता है टकराव। ठीक है, टकराव मतलब आपस में उलझाव, एक दूसरे से विवाद, है ना। रेस्पॉन्सिबली होता है जिम्मेदारी से। देखो रेस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार और रेस्पॉन्सिबली हो गया मतलब जिम्मेदारी से काम करना, रेस्पॉन्सिबली वो काम कर रहा है। एन सर्कल होता है घेरना। मान लो किसी देश को कोई देश क्या है घेर रहा है या कुछ देश मिल करके घेर रहे हैं, तो एन सर्कल हो गया घेरना, एन सर्कल। सप्रेस होता है दबाना, किसी को दबाना। ठीक है, सप्रेस करना, दबाना। ठीक है, रीस्टार्ट होता है फिर से स्टार्ट करना। स्टार्ट होता है शुरुआत करना, रीस्टार्ट पुनः शुरुआत करना। चैलेंजेज चुनौतियां। कंसर्न मतलब चिंता। प्रिपेयर्ड तैयार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की ओर। ठीक है, कंसर्न, कंसर्न का होता है चिंता। प्रिपेयर्ड होता है तैयार। देखो प्रिपेयर होता है तैयार करना, लेकिन प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट फॉर्म में हो गया है। ठीक है, बॉर्डर्स मतलब सीमा, सीमाएं। देखो बॉर्डर का मतलब सीमा और बॉर्डर्स मतलब कई सारी सीमाएं। एम्ड का लक्षित, एम का होता है लक्ष्य बना, लेकिन एम्ड है तो लक्षित हो गया। एक्सप्लॉइट का होता है दोहन करना, शोषण करना, है ना। मान लो आप संसाधनों को एक्सप्लॉइट करते हैं मतलब दोहन करते हैं, और किसी को परेशान करना वो एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण करना, तो दोनों इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला टॉपिक हम इसको ले रहे हैं
वाइडनिंग रिफ्ट मतलब आपसी जो मतभेद हैं, चौड़े होते मतभेद, बढ़ते मतभेद किस पर, तो यूएस चाइना टाई को लेकर है। यूएस चीन संबंध, आज के समय में जो दो बड़ी शक्तियां हैं विश्व की, अमेरिका और चीन, तो दोनों देशों के बीच जो टकराव की स्थिति है उसी को लेकर टॉपिक है। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, चीन और जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को ही बोलते हैं, चीन और यूएस जो है मस्ट नॉट अलाउ देयर डिफरेंसेस टू पोलराइज द वर्ल्ड। इसमें कहा गया है चीन और अमेरिका जो है ना, ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं करें, ऐसी समस्याएं नहीं क्रिएट करें कि दुनिया ना ध्रुवीकृत हो जाए, मतलब दुनिया दो भागों में बट जाए। अमेरिका और जो चीन है अपने मतभेदों को इस प्रकार न बढ़ाए कि दुनिया क्या हो, दो गुटों में बट जाए, कुछ लोग अमेरिका के पाले में चला जाए, कुछ चीन के पाले में चला जाए। तो इसमें शांति वाली बात नहीं है, जैसा कि पहले हो गया था। एक समय था जब दुनिया जो थी दो गुटों में विभाजित हो गई थी, एक था जो सोवियत रूस के धड़े में थी एक भाग, और एक भाग अमेरिका के धड़े में थी। तो शीत युद्ध का समय था, वाक युद्ध का समय था, लेकिन वो अब समय नहीं है और इसमें किसी की भलाई नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। द डाउनवर्ड स्लाइड इन रिलेशंस, जो संबंधों में जो नीचे की ओर खिसकना है, किसका संबंध, दुनिया की दो बड़ी शक्तियां जो हैं, दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच जो गिरते संबंध हैं, ठीक है, फास्ट अपीयर्स टू बी रीचिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये जो संबंध हैं, जो बिगड़ रहे हैं दोनों देशों के संबंध ना, ऐसी परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से ऐसा लगता है कि ये दोनों देश अपने रिलेशन को फिर से नई रास्तों पर लेकर नहीं आ पाएंगे। नो रिटर्न वाला पॉइंट आ रहा है ना, नो रिटर्न वाला पॉइंट आ रहा है। तो दोनों देश इससे बचें, कैसे बचें, चलो देखते हैं क्या क्या सीन है अभी तक यहाँ का, क्या ऐसी परिस्थिति क्यों आई है। दैट वॉज सर्टनली द मैसेज फ्रॉम बीजिंग। देखो यहाँ बीजिंग से मतलब चीन से है, ठीक है। Where during the ongoing annual session of the National People's Congress और पार्लियामेंट, देखो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है किसका, चीन का, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वहाँ पर ना मतलब एनुअल सेशन जो वार्षिक सत्र चल रहा था, उस समय जो मैसेज जो दिया गया चीन से, क्या दिया गया, चीन के नेताओं ने कहा चाइनीज लीडर्स टुक एम एट वॉशिंगटन रिसेंट अप्रोच टू टाइज। चीन के नेताओं ने, चीन के जो नेता हैं, ठीक है, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा, एक तरह से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक है, उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया और वहाँ के नेताओं ने कहा कि वॉशिंगटन का जो रिसेंट अप्रोच है, मतलब वॉशिंगटन मतलब अमेरिका, अमेरिका का जो हालिया दृष्टिकोण है चीन के साथ संबंधों के प्रति, उसको लेकर वहाँ पर चर्चा हुई। कहाँ पर, चीन के पार्लियामेंट में, संसद में। शी जिनपिंग, आप जानते हैं शी जिनपिंग कौन है, चीन के राष्ट्रपति हैं। नाउ रीअपॉइंटेड फॉर अ थर्ड 5-year टर्म एज प्रेसिडेंट, वो दोबारा मतलब रीअपॉइंट हुए हैं 3 साल, जो मतलब तीसरा उनका ये पंचवर्षीय जो मतलब टर्म है, कार्यकाल है राष्ट्रपति के तौर पर, वो तीसरी बार अपॉइंट हुए हैं। शी जिनपिंग जो हैं वो सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। टोल्ड द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को बताया। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन किसे बोलते हैं, आप ना हिंदी नोट कर लिया करें बच्चों, संसदीय प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन बोलते हैं संसदीय प्रतिनिधि मंडल को। तो मार्च 6 को उन्होंने बताया कि चाइना वाज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड सीवियर चैलेंजेस टू द कंट्री डेवलपमेंट, कि चीन के सामने ना अप्रत्याशित गंभीर चुनौतियां हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अप्रत्याशित गंभीर चुनौतियां हैं। क्यों है, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं लेड बाय यूएस, जो अमेरिका से प्रेरित हैं, है ना, अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंटेनमेंट कर दिया है एंड सप्रेशन ऑफ चाइना, चारों ओर चीन को घेरने का और दबाने का प्लान बनाया है, ठीक है। इसलिए जो चीन के सामने ना बड़ी चुनौतियां हैं। किसने कहा, शी जिनपिंग ने कहा। मिस्टर शी चूज टू डायरेक्टली नेम द यूएस। अब देखो शी जिनपिंग ने डायरेक्ट अमेरिका का नाम लिया, इससे क्या पता चलता है, मान लो अमेरिका पर डायरेक्ट आरोप लगाया है शी जिनपिंग ने, इसका मतलब साफ है कि स्टार्कली हाउ रिलेशंस हैव डिटेरियोरेटेड, हाउ रिलेशंस हैव डिटेरियोरेटेड, कि जो संबंध हैं किस प्रकार से बिगड़ गए हैं। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, कैसे बिगड़ गए हैं। डायरेक्ट नाम ले लिया अमेरिका का चीन ने कि वो संबंधों को खराब कर रहा है। चाइना न्यू फॉरेन मिनिस्टर, चीन के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं क्विन गांग, उन्होंने कहा कि यूएस वाज सीकिंग टू अनसर्कल चाइना, कि अमेरिका चीन को घेरने का प्रयास कर रहा है। ही ऑल्सो रिजेक्टेड, है ना,
ही ऑल्सो रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट किया, क्या रिजेक्ट किया, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम, कि जो बाइडन प्रशासन है उसके दावे को रिजेक्ट किया, अस्वीकार कर दिया। क्या था? अब सर आप पूछोगे सर ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बाइडन प्रशासन क्या है? मतलब अमेरिका का जो, अमेरिका ने जो कहा, अमेरिका में जो है अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन। तो जो बाइडेन के प्रशासन का जो दावा था कि इट सीक्स टू आउट कम्पीट चाइना बट डज नॉट सी कन्फ्लिक्ट, बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि वो चीन से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके साथ टकराव नहीं चाहता, उसके साथ टकराव नहीं चाहता। लेकिन जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बाइडेन के दावे को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि मीन्स टू कंटेन सप्रेस चाइना इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि उनका, उन्होंने कहा चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन कह रहा है या चाह रहा है कि वो चाइना को हर एक क्षेत्र में क्या करे, दबाए, है ना। बाइडेन प्रशासन मतलब अमेरिका चीन को हर एक क्षेत्र में क्या करना चाहता है, घेरना चाहता है और दबाना चाहता है। उनके विदेश मंत्री ने, चीन के विदेश मंत्री ने कहा इफ द यूएस डज नॉट हिट द ब्रेक देयर विल श्योरली बी कन्फ्रंटेशन। चीन के विदेश मंत्री ने कहा अगर अमेरिका ब्रेक नहीं लेता है, अपने आप को रोकता नहीं है, तो डेफिनेटली बिल्कुल रूप से कन्फ्रंटेशन होगा, मतलब टकराव होगा। क्या होगा? टकराव होगा, चाहे वो आर्थिक टकराव हो या फिर सैन्य टकराव हो या किसी प्रकार का टकराव, टकराव होगा ही, क्योंकि चीन भी एक शक्ति बन गई है आजकल, चीन भी एक शक्ति है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसने कहा है ना, इफ द होप, अगर जो आशा जो है वो टू रिस्पॉन्सिबली मैनेज, अगर ये आशा है कि जिम्मेदारी से मैनेज किया जाए कंपटीशन, एज द टू लीडर्स पुट इट ऑन देयर G20 इंडोनेशिया मीटिंग November 22, रिसेंट इवेंट्स डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। देखो, आशा रखी गई थी कि हम अपने कंपटीशन को सही से मैनेज करेंगे, सही से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ पर? दोनों नेताओं ने आज G20 जो इंडोनेशिया में हुआ था, G20 जो बैठक हुई थी और इंडोनेशिया में नवंबर 22 में, उसमें दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी कि हम सही से कंपटीशन करेंगे, सावधानी पूर्वक चलेंगे, आपस में तनाव नहीं चाहेंगे। लेकिन रिसेंट इवेंट्स जो है, जो हालिया घटनाक्रम है, डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, उससे कोई आत्मविश्वास झलकता नहीं है। और शेड्यूल्ड विजिट अर्ली लास्ट मंथ बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो लास्ट महीने क्या हुआ था, पिछले महीने कि विजिट था, है ना, किसका? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो अमेरिका में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं? विदेश मंत्री। अमेरिकी विदेश मंत्री को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो अमेरिका का जो विदेश मंत्री का जो विजिट था चीन, वो कैंसिल कर दिया गया था, है ना। पहले से निर्धारित था यात्रा ये, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि अमेरिका के आसमान में एक चाइनीज बैलून देखा गया, चीन का बैलून देखा गया, जिसे अमेरिका ने क्या कहा? ये स्पाई बैलून है। क्या है? जासूसी वाला बैलून है। इस जासूसी वाले घटना के बाद, कथित जासूसी वाले घटना के बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन का दौरा रद्द कर दिया। हालांकि चीन ने कहा कि ये ना कोई मतलब जासूसी बैलून नहीं था, ये मौसम संबंधी जानकारी कलेक्ट करने के लिए ऊपर भेजा गया बैलून था, जो गलती से अमेरिका की ओर चला गया था, ठीक है। तो इससे वहां विवाद फिर आ गया, ठीक है। और अमेरिका ने उस बैलून को नीचे गिरा दिया। जब वो बैलून महासागर की तरफ गया, है ना, उड़ते हुए, तो अमेरिका ने उसे शूट कर दिया, नीचे गिरा दिया। क्योंकि अमेरिका अपने अगर नागरिक आबादी वाले क्षेत्र में उसे गिराता तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाता नागरिकों को, है ना, चोट लग सकती थी या कोई आघात हो सकता था। तो प्रतीक्षा की गई कि बैलून जैसे ही कुछ थोड़ा हटे, थोड़ा सा अमेरिकी आसमान से, उसे गिरा दिया जाए। और अमेरिकी फाइटर जेट ने बैलून को गिरा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने इसे ऐसे कहा कि देखो हम चाह रहे हैं कि चीन के साथ अपनी भागीदारी को, इंगेजमेंट को फिर से स्टार्ट करें, लेकिन चीन ने क्या किया? प्रोवोकेशन कर दिया। प्रोवोकेशन मतलब उकसावा कर दिया, है ना। तो हम यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं। विजिट स्लैम्ड द यूएस डिसीजन टू शूट डाउन अ सिविलियन मेटेरियोलॉजिकल बैलून एयरशिप। अब देखो मैंने बताया आपको कि यूएस ने क्या किया, उसे शूट कर दिया, उस मेटेरियोलॉजिकल, है ना, मतलब मौसम संबंधी जो एयरशिप था, उसे चीन, अमेरिका ने गिरा दिया नीचे फाइटर जेट से। तो चीन ने उसकी निंदा की, ठीक है, एज रिफ्लेक्टिंग अ सेंस ऑफ हाइस्टेरिया इन वॉशिंगटन व्हेन इट कम्स टू चाइना,
कि कहा कि जो जब चाइना की बात आती है तो अमेरिका में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिसेंट इवेंट सजेस्ट द रिफ्ट इज हियर टू स्टे। अब पूरी दुनिया के लिए जो वर्तमान जो घटनाएं हैं उससे पता लगता है कि जो दरार है, जो आपस में संवाद की कमी है अमेरिका चीन के बीच, वो बनी हुई है। बीजिंग जो है वो बिल्कुल देख रहा है पूरी दुनिया की ओर, है ना, थ्रू द प्रिज्म ऑफ इट्स ऑल एनकम्पासिंग यूएस राइवलरी, है ना। अमेरिकी जो शत्रुता है ना, अमेरिकी जो शत्रुता है, ठीक, तो प्रतिद्वंदिता है, तो चीन पूरी दुनिया को उसी चश्मे से देख रहा है, ठीक है, कि वो हर एक जगह अमेरिकी प्रतिस्पर्धा ही देखता है, हर एक जगह appears टू बी मेंटेनिंग फेंसेज विद यूरोप। वो यूरोप के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, while country while courting its neighbors, ठीक है, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, ठीक है। बीजिंग इज प्लानिंग अ मेजर सेंट्रल एशिया समिट दिस ईयर। चीन जो है वो क्या कर रहा है इस बार, मतलब बड़े स्तर पर सेंट्रल एशिया समिट सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जहां इट्स स्ट्रेंथ रिलेशंस विद जापान आर वार्मिंग। वहीं जो चीन के जो जापान के साथ तनाव भरे जो संबंध है वो भी उसको सुधार कर रहा है चीन उसको। यूएस मीनवाइल, अमेरिका जो है इज सोरिंग अप अलायंसेज विद पार्टनरशिप इन द रीजन। अमेरिका भी क्या कर रहा है इस क्षेत्र में अपने पार्टनरशिप को, साझेदारी को और गठबंधन को मजबूत कर रहा है। while India has so far deeply managed the fallout from the Ukraine war by adhering to its self interest। और अमेरिका और भारत की बात की जाए तो भारत ने जहां तक है कि जो यूक्रेन संकट से जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है, तो भारत ने सफलतापूर्वक हैंडल किया है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। भारत ने संतुलित बयान दिया है, भारत न किसी के पक्ष में जाता दिखा है, न किसी का विरोध किया है। एक जो संतुलनकारी बयान है भारत ने वही दिया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। चाइना पोजेज अ यूनिक चैलेंज गिवन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस। जहां तक भारत का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला क्राइसिस है, एलएसी संकट जो भारत के सामने है, जहां चीन एक तरह से समस्या खड़ी कर रहा है, भारत का जो पड़ोसी है, खतरनाक पड़ोसी है, भारत को उकसा रहा है और कई प्रकार की हिंसक झड़पें भी सीमा पर देखने को मिली, तो चीन वहां भी चैलेंज है एक तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ठीक है। भारत के लिए चीन एक तरह से चैलेंज बन रहा है। अब भारत को वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घरेलू मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो भारत वाला मुद्दा खड़ा करता है, लेकिन फिर भी भारत के लिए चैलेंज तो है ही, ठीक है। आफ्टर बीजिंग इंक्रीजिंगली वोकल ऑब्जेक्शंस टू द कोड। अब देखो भारत क्या है, कोड में शामिल है। कोड क्या है, 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है इसमें। तो क्वाड जो है ना, उसमें चीन क्या है, उसका विरोध करता है। इंडिया विल हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर कंटिन्यूड प्रेशर along द बॉर्डर लैंड बॉर्डर्स। अब भारत उसका कोड का मेंबर है, तो चीन क्या कर रहा है, भारत पर बॉर्डर पर प्रेशर बना रहा है, जमीनी बॉर्डर पर क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है ना, सीमा विवाद खड़ा कर रहा है चीन। इवन एज इट एसेसेज वेयर द वर्सनिंग चाइना यूएस रिफ्ट में अल्टर बीजिंग्स कैलकुलस एंड इट ग्रैपल्स विद टू फ्रंट्स दो ताइवान रिमेन्स इट्स प्राइमरी कंसर्न, ठीक है। तो कहने का मतलब चिंताएं वही हैं कि मतलब जो अपनी जो भूमि सीमाओं पर दबाव का सामना करना पड़ा है भारत को, और अनिश्चितताएं जो हैं मतलब भारत को देखना होगा कि विवाद को हम किस तरह से समझाएं। जो चीन यूएस का जो संबंध है वो खराब होता ही जा रहा है। हालांकि चीन के सामने एक और समस्या ताइवान वाला समस्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। इंडिया मस्ट बी निम्बल थ्रू टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी टू एन इंक्रीजिबली डिवाइडेड वर्ल्ड फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिफिकल्ट चैलेंजेस। अब भारत को ना क्या करना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, निम्बल रहना पड़ेगा। कैसे, टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, उस अवसरों का लाभ उठाना पड़ेगा जो कहाँ पर है, जो पूरी तरह से विभाजित होती दुनिया में है। अब मान लो अमेरिका रूस को लेकर दुनिया पहले से विभाजित है, यूक्रेन संकट को लेकर के, अमेरिका चीन में टकराव है, उसको लेकर भी हर एक देशों के सुर अलग अलग हैं। तो भारत को जो यह दुनिया है विभाजित दुनिया होती दिख रही है, अनिश्चितता वाली दुनिया है, चुनौतियां हैं कठिन, तो इसमें जो मौजूद अवसर हैं उसका लाभ उठाना चाहिए और अपने हितों को साधना चाहिए। इसी में भारत की भलाई है, ठीक है। और हर एक देश अपने हित के हिसाब से काम करता है, ठीक। चलो, और उसके बाद फिर एक मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, ठीक है।
हर एक टॉपिक को कवर करना तो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं चाहता हूं कि कम से कम एक टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड आपको बता दूं और इस टॉपिक का हल्का सा सार आपको मैं दे दूं, समझा दूं। बाकी जो टॉपिक्स हैं आप सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है। इसमें ये देखो कि ऑकस जो है ना, सबसे पहले आप ये समझो ऑकस क्या है, ठीक है। ऑकस जो है ये अमेरिका, ठीक है, ऑकस जो है ये अमेरिका, अभी चर्चा हुई अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, सुरक्षा टेक्निकल अरेंजमेंट है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान इसमें करना शामिल है, ठीक है, ऑकस में, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी मिलने वाली है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में आए थे भारत, एंथनी अल्बनीस, तो उन्होंने देश के इतिहास में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि कहा, ठीक है। और ऑकस जो है उसमें ये है कि ऑकस में जो परमाणु ऊर्जा संचालित जो पनडुब्बी मिलेगी, ठीक है, परमाणु संचालित जो पनडुब्बी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया को, वो टेक्नोलॉजी मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, किससे, अमेरिका से मिलेगा, या फिर अमेरिका बना के दे सकता है उसको पनडुब्बी, या फिर यूके से उसे ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर या ये हो सकता है कि एक तरह से आप ये देखो कि ये जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है उसका निर्माण अमेरिका करेगा ही, और ऑस्ट्रेलिया जो है, देखो ऑस्ट्रेलिया तो तैयार है इसके लिए कि अमेरिका हमें दे देगा, लेकिन सबसे बढ़िया बात यहाँ पर एक और चीज़ है कि अमेरिकी जो ऑफिसल्स हैं, है ना, वहाँ पे ये डाउट है कि मान लो हम अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएंगे तो जहाज़ों की कमी अमेरिका के लिए हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यूके के लिए है तो यूके वाला भी मुश्किल ही लगता है, ठीक। और दूसरी बात कि अमेरिका के पास जो है वो अमेरिका अपने यहाँ से मान लो कुछ एक्सपोर्ट करेगा बाहर, तो वहाँ पे कुछ कानूनी दाव पेच बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से भी ये बड़ी मुश्किल लगता है कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगा, ठीक। और दूसरी बात कि अब भारत के लिए क्या यहाँ पे है कि भारत भी अगर चाहता है अमेरिका से मैं कुछ टेक्नोलॉजी लूँ, और जब ऑस्ट्रेलिया ऑकस में शामिल है, ठीक है, समूह में जो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के लिए समूह है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी वाली टेक्नोलॉजी लेने में या पनडुब्बी लेने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो भारत के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, भारत के लिए भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि भारत तो समूह का सदस्य नहीं है, ऐसा कोई समझौता भी भारत का नहीं है, ठीक है। तो भारत के लिए जो टेक्नोलॉजी प्राप्त करना होगा वो अमेरिका से और भी चैलेंजिंग होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो परमाणु जो प्रौद्योगिकी है, जो मतलब उसका जो हस्तांतरण है वो और कठिन है, क्योंकि उसमें एनपीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है उसका मतलब मेंबरशिप जरूरी है ना उसके लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऑकस वाला सिस्टम जो है उसमें कई सारी मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर कि फिर भारत को जो है कि अब मान लो उसे परमाणु संचालित जो पनडुब्बी मिल जाएगी, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे या रेस्ट दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सब इसमें टॉपिक में बताया गया है। तो आप हल्का सा ब्रीफ कर दिया मैंने, आप समझ जाओ, ठीक है। और बाकी एक टॉपिक को तो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता ही दिया है, आशा करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हालांकि आपके सुझाव जो हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, टिप्पणियाँ हैं, उसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसे आप स्वयं भी देखें, अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ जो तैयारी करते हैं, साथ ही आपकी इससे अपनी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वर्ड पावर भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका अच्छा करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो तब तक के लिए मतलब अगले सेशन तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, ठीक है, और कहिए नमस्कार, थैंक यू।